हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। हम जो है इन्फ्लेशन का ये दूसरा लेक्चर है। जो चैप्टर हमारा दूसरा था इन्फ्लेशन, उसी का दूसरा लेक्चर है। और आज हमें कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कारण के आधार पर मुद्रास्फीति। देखो बच्चा, चलो, तो अगर हम कारण के आधार पर मुद्रास्फीति की बात करें तो बेटा हम कारण के आधार पर मुद्रास्फीति को तीन प्रकारों में बांटते हैं। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, और तीसरा है संरचनात्मक या जो है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर देखेंगे एक एक को बारी बारी से। तो सबसे पहले आते हैं भाई जो है मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखो, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में भाई मांग के चलते, जब देखो क्या होता है, कोई भी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी हो जाए, मांग में बढ़ोतरी हो जाए और इस बढ़ोतरी के चलते जो है किसी भी वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ जाए, वस्तु एवं जो सेवा है उसका क्या हो जाए, मूल्य बढ़ जाए, मूल्य बढ़ जाए, तो ये कहा जाएगा कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है। क्या कहा जाएगा? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है। ये ऐसा कब होगा और क्यों होगा? कैसे हो सकता है कि भाई अगर जो है मांग की वजह से, मांग प्रेरित मतलब मांग की वजह से जो है वस्तु और सेवा का रेट बढ़ जाए, प्राइसेस बढ़ जाए, तो ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कौन सी दशा में हो सकती है? देखो, सबसे पहले अगर बात करें कि यदि आपकी आय में बढ़ोतरी हो जाए, अगर मान लो सभी को पकड़ पकड़ के आपको कलेक्टर बना दिया जाए, सभी को पकड़ पकड़ के बनाया जाए, आईएएस बनाया जाए और सबको मतलब रोजगार दे दिया जाए, तो आप खुद ही सोचो कि आपकी आय में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अगर सभी को रोजगार मिल जाते हैं, सभी के पास पैसा आएगा, सभी मांग करोगे, सभी मांग करोगे, तो बताओ उसकी सप्लाई रातों रात तो होगी नहीं। और जब सप्लाई रातों रात होगी नहीं तो ऑब्वियसली कि भाई मांग के चलते क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। जब मांग के चलते मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो क्या, कौन सी मुद्रास्फीति कहलाएगी भाई? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाएगी। साथ ही साथ और क्या कारण हो सकते हैं कि भाई अगर बैंक कह दे कि कम ब्याज दर पर आके हमसे ऋण ले जाओ, आसानी से ऋण ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खूब पैसा जो है बहुत कम ब्याज दर पे अगर बैंक पैसा लेंड करने लगे तो भी लोग पैसा ले लेकर के खूब खर्च करें, मांग को बढ़ावा देंगे और मांग के चलते जो है मुद्रास्फीति यानी जो वस्तु और सेवा का प्राइसेस है, जो रेट है, अगर वो ऊपर आएगा मूल्य यानी, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। और भाई अगर सरकार क्या करे, जो पब्लिक सेक्टर जो खर्चे हैं, सार्वजनिक ऋण है, अगर वो सार्वजनिक व्यय है, जैसे कि अब भाई सरकार खूब पैसा जो है पब्लिक सेक्टर में खर्च कर रही है, कहीं सड़क बना रही है, रोड बना रही है, तो इससे पैसा भाई लोग काम करेंगे, लोग काम करेंगे, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोग मांग करेंगे, मांग करेंगे, तो वही वापस से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और कौन सी? मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। अब इससे क्या होगा, देखो बड़ा सिंपल है कि ये चाहे अगर रोजगार बढ़ जाए या फिर आय बढ़ जाए या बैंक क्या कर दें, सस्ते में पैसा देना शुरू कर दें, तो इससे बेटा लिक्विडिटी, जो तरलता है, तरलता यानी जो है जो फ्लो ऑफ मनी है, अगर वो अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो है कौन सी? मांग जनित मुद्रास्फीति मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब यहां पर क्या होता है कि ध्यान से सुनना, अगर बहुत इसके चलते मांग हो रही है और उसका सही समय पर आपूर्ति ना हो पाए, सही समय पर उसकी सप्लाई ना हो पाए, तब मूल्यों में बढ़ोतरी हो जाएगी और यही जो है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या कहलाएगी? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाएगी। इसको और सिंपल या साधारण शब्दों में जानने के लिए आप ये कह सकते हो कि यदि समग्र मांग यानी टोटल मांग समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाए तो मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाएगी। ऐसे समझो कि भाई कोई भी चीज की जो मांग है वो 100 यूनिट की है, जरा समझना, 100 यूनिट की है, ठीक है? ये क्या है? ये मांग है किसी भी चीज की। और जो सप्लाई है, मान लो जो सप्लाई है ये कितने, ये 50 यूनिट की है किसी भी वस्तु या सेवा की। तो आप खुद सोचो कि समग्र जो मांग है, समग्र जो सप्लाई से क्या है, अधिक है। तो अगर मांग सप्लाई से क्या होगी भाई, अधिक होगी, सप्लाई से अधिक होगी, तो क्या होगा? मांग जनित मुद्रास्फीति जन्म लेगी। कौन सी? मांग जनित मुद्रास्फीति। अब इसका देखो, यहां तक ये तो सिंपल सी बात थी। दरअसल
यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस, कोई भी सिविल सर्विस जो अभी एग्जाम पूछने का तरीका है वो अप्लाइड सेक्शन से पूछ रहा है, ना कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से। अप्लाइड सेक्शन क्या होगा, वहां से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जैसे देखो कि हमारी जैसी अर्थव्यवस्था में भाई हम एक डेवलपिंग नेशन है, और डेवलपिंग नेशन के लिए भाई यहाँ पर लोग जो है लगातार आप देखोगे कि रोजगार के लिए जो है मांग करते रहते हैं। आप जब रोजगार के लिए रोज हाय हाय करोगे तो रोजगार के क्या होंगे, अवसर उत्पन्न होंगे। अब लोग रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तो अपनी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा खर्च करेंगे, और ऐसे में मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो हमारे जैसे देश में ये मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक क्या है भाई, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। ये एक जो है ऐसे ये ऑटोमेटिकली यहां पर जो है ये बनी रहेगी। अब होता क्या है कि दरअसल हमारे जैसे देश के में मांग जनित मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होती है, उसके पीछे कुछ बेसिक वजह है। वजह क्या है कि देखो भाई डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड तो हुए नहीं है, तो सरकार भी जो है बहुत सारा पैसा जो है वेलफेयर स्कीम में भी खर्च कर रही होती है, और हम अपने जो है ना लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, जो है जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या कर रहे होते हैं, लगातार अगर देखेंगे तो अपने पैसा खर्च कर रहे होते हैं। इससे यानी आप ये कह सकते हो कि सरकार के द्वारा जो सरकार प्रायोजित जो योजनाएं हैं, तो इनके चलते भी जो है भैया पैसा मार्केट में आएगा, मांग बढ़ेगी, तो क्या होगा, मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। अब देखो एक यही कारण है कि हर एक जो है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को जन्म दे करके, जो ज्यादा मतलब रोजगार पैदा करके बेरोजगारी की दर को क्या किया जाता है बेटा, कम किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेरोजगारी की दर को इस प्रकार से कम किया जाता है जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर ना चली जाए। मतलब आप हमेशा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में रहता है कि सरकार आखिर क्यों नहीं सबको रोजगार दे देती है, जो है रोजगार के चलते देख रहे हो इस बार बीजेपी की क्या फजीहत हुई है। इसके बावजूद भी जो है ऐसा नहीं है कि लाओ सबको पकड़ पकड़ के नौकरी दे दी जाए, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। इसके पीछे बेटा वजह यही है कि रोजगार के अवसर, नो डाउट रोजगार दिया जाता है, बेरोजगारी की दर को कम किया जाता है, और ये यहां पर जो है अतिरिक्त अवसरों को वहीं जन्म दिया जाता है, या बेरोजगारी की दर को जो है कम करने के लिए जहां पर जो है सप्लाई लाइन, सप्लाई चेन क्या हो, मजबूत हो। या फिर आप ऐसे कह लो कि इतना रोजगार नहीं दे दिया जाएगा कि जो है जो इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा नायरू का, नायरू विच मींस नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको नायरू कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई रोजगार के जो अवसर हैं, जरा समझना, जो रोजगार के अवसर है ना, ये वहीं पर क्रिएट किए जाएंगे, ये वहीं पर क्रिएट किए जाएंगे जहां पर जो सप्लाई चेन है, क्या होगी बेटा, सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन, और जहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहीं पर जो है रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाते हैं। यानी देखो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए, बचने के उद्देश्य से यह तय किया जाता है कि रोजगार के अवसर उत्पादक क्षेत्रों में, जहां चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं उत्पन्न किए जाएं। इससे जो मांग में बढ़ोतरी के साथ जो मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। जब आपूर्ति सुनिश्चित होगी तो भाई यही तो था कि समग्र मांग समग्र आपूर्ति से ज्यादा चला जा रहा था, तब मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अगर भाई मांग कर रहे हो और आपूर्ति है तो मांग जनित मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। तो यही वजह होती है भाई कि जो नायरू का कॉन्सेप्ट यही कहता है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये कहता है कि भैया मांग जनित जो मुद्रास्फीति को जो है, अगर मांग जनित मुद्रास्फीति को अगर आप लगातार खूब रोजगार दोगे तो ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। और ऐसी समस्या से बचने के लिए एक अर्थव्यवस्था में ये प्रयास किया जाता है कि भैया रोजगार तो देना है, तो रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को जन्म देकर के बेरोजगारी की दर को कम करना है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बेरोजगारी की दर को कुछ इस प्रकार से कम करेंगे जिससे मुद्रास्फीति भी क्या रहे बेटा, कंट्रोल में रहे।
ये नहीं कि सबको पकड़ पकड़ के नौकरी दे दिया जाए। और यही वजह है, यही कारण है कि जो नौकरी को आप देख रहे हो तो ये ऐसा नहीं होता है कि भाई जो है इसमें प्रॉपर कंपटीशन और बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो चलो ये हो गया। अब आते हैं बेटा लागत जनित मुद्रास्फीति। अच्छा पहले ये बताओ कि ये समझ आया कि नहीं। होपफुली इस मांग जनित मुद्रास्फीति में याद रखना कि जब वस्तु और सेवा का बहुत अतिरिक्त मांग होगा और उसकी सप्लाई आपूर्ति जो है उसी समय पर नहीं हो पाएगी, तो जब मांग की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो वह मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाएगी। इसके पीछे वो सभी कारण हो सकते हैं कि भाई अगर सभी की आय में बढ़ोतरी हो जाए या सभी को रोजगार मिल जाए, या फिर आप बेटा ऐसा कह लो कि इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जरूरी बात है कि भाई बैंक जो है आसानी से सबको पैसा जो है सस्ते में ऋण दे दें, तो लोग मांग को जन्म देंगे और उस मांग के चलते मांग जनित मुद्रास्फीति होगी, क्योंकि उसकी सप्लाई जो आप मांग कर रहे हो वो रातों रात नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो कारण के आधार पर दूसरी मुद्रास्फीति थी बेटा लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चा, जरा इस पे नजर डालो। देखो ये प्रत्यक्ष तौर पर मांग से संबंधित नहीं होती है। प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। ये प्रत्यक्ष तौर से मांग से संबंधित नहीं है, परंतु इसका अप्रत्यक्ष तौर से संबंध मांग से हो सकता है। अब ये होता क्या है, ये मैं लागत जनित मुद्रास्फीति की बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष तौर से मांग से संबंधित नहीं है, पर ये अप्रत्यक्ष तौर से इसका रिलेशन मांग से हो सकता है। अब भाई उत्पादन की प्रक्रिया में जब लागत में बढ़ोतरी हो जाए, लागत में बढ़ोतरी का मतलब आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो और उसका जो लागत है, जो इनपुट है, अगर इनपुट का प्राइसेस बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली जो व्यापारी वर्ग है अपने लाभ को सुनिश्चित करने के लिए आउटपुट को जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। सिंपल से समझो कि अगर मान लो रॉ मटेरियल बढ़ जाए तो अंतिम उत्पाद ऑटोमेटिकली जो है स्वतः उसका मूल्य बढ़ जाएगा, तो यही लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाएगी। ऐसे एक दूसरा उदाहरण ले लो कि भैया अगर गेहूं महंगा हो जाए तो बिस्कुट स्वतः महंगा हो जाएगा। बिस्कुट क्या हो जाएगा, स्वतः महंगा हो जाएगा। यहां पर भी वही बात कहा जा रहा है कि एक कच्चे माल या फिर जो है किसी अन्य प्रकार का जो प्रोडक्शन है उसमें अगर व्यय में बढ़ोतरी हो जाएगी तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उस ये फाइनल प्रोडक्ट या जो सर्विसेज है उस वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल से ये बात समझाई जा रही है कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है अगर मान लो ये महंगा हो जाता है, ऐसे समझो कि जैसे क्रूड ऑयल है, कुछ ये क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा जो है अरेबियन कंट्री से आता है, और अरेबियन कंट्री में क्या हो जाए बच्चा कि कोई क्लैश जैसे कि हमेशा बना रहता है, कोई युद्ध की स्थिति पनप जाए या कुछ ऐसा हो जाए और वहां से जो है आसानी से जो है क्रूड ऑयल नहीं निकल पाए। आसानी से बेटा क्रूड ऑयल नहीं निकलेगा तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी, जरा आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि वहां क्रूड ऑयल मुश्किल से निकलेगा, और जब क्रूड ऑयल मुश्किल से निकलेगा तो भाई जो है रॉ मटेरियल में क्या होगा, रॉ मटेरियल का मूल्य बढ़ेगा, तो फिर फाइनल जो है जो पेट्रोल है, डीजल है, उसका भी मूल्य बढ़ेगा, और जब ट्रांसपोर्टेशन का मूल्य बढ़ेगा भाई उसके चलते पूरा ट्रांसपोर्ट जो है उसका मूल्य बढ़ेगा, और उसका मूल्य जो है पूरी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो आप ऐसे कह लो कि आप खुद ही देखते होंगे कि जैसे डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई जो है वही हमारे एनर्जी का स्रोत है, और अगर हम ईंधन ही बढ़ गया तो सारी चीज बढ़ गई। सिंपल सा समझो लागत जनित मुद्रास्फीति में बेटा क्या है कि अगर रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल का अगर मूल्य बढ़ जाता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आपने ये देख लिया। इसके बाद आते हैं बेटा संरचनात्मक मुद्रास्फीति। हाँ, एक चीज और कि अगर आयातित उत्पादों में मूल्य में वृद्धि होती है, अगर कोई चीज का क्या कर रहे हो बेटा, आयात कर रहे हो,
और अगर आयात उत्पाद में मूल्य में वृद्धि हो जाए तो इसके कारण जो है जो बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को हम आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि ऐसे समझो कि क्रूड ऑयल का ही उदाहरण ले लो, ये आयातित जो उत्पाद है और अगर इसके मूल्य में वृद्धि होती है तो क्या कहा जाएगा? ये आयातित मुद्रास्फीति। तीसरा है बेटा संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? देखो बेटा, यदि किसी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के चलते अगर वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ जाता है तो वह संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाती है। अब आप कहोगे कि सर संरचनात्मक समस्याएं कैसे आ सकती हैं? कि जैसे उदाहरण के तौर पे कि कोई अर्थव्यवस्था है और उसमें उत्पादन किसी भी वस्तु या सेवा का पर्याप्त हो और मांग भी पर्याप्त हो, मांग भी नहीं बढ़ी हो, इसके बाद भी वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है अगर वो बढ़ रहा हो तो इसके पीछे अगर कारण होंगे तो वो संरचनात्मक होंगे। क्यों? संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई ना कोई समस्या होगी, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी और इसी वजह से जो है महंगाई बढ़ रही होगी। अब क्या क्या संरचनात्मक समस्याएं हो सकती हैं? कि जैसे कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की कमी हो, कि भैया जैसे आप देखते हो कि अभी आ गया टमाटर, अभी 100 रुपया का इलाहाबाद में चल रहा है, 100 रुपया किलो है। प्याज का रेट 60 रुपया किलो है। जैसे बरसात आती है तो आखिर आलू, बैगन, ये आलू, टमाटर, प्याज, इसका रेट अचानक से हाइक कैसे हो जाता है? एक टाइम पे जैसे ठंडी में जनवरी फरवरी या उससे दिसंबर जनवरी में भाई वही टमाटर जो है किसानों को 2 रुपया का जो है लोग नहीं खरीदते हैं, 2 रुपए केजी, और मजबूरी बस उनको जो है रोड में फैलाना पड़ता है। आपने कई बार ऐसी घटनाएं सुनी होंगी। तो ये किसका समस्या है? कि भाई अगर हमारे पास इतना टमाटर है तो हमारे पास अगर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होता, कोल्ड स्टोरेज होते, तो हमारी सरकारें या फिर जो है जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं वो उठा करके क्या करते? कोल्ड स्टोरेज में रख लेते। तो कम से कम उस समय अगर इतनी इसकी अधिकता थी तो इस समय यहाँ पर जो है वही चीज देखने को अगर वो आ जाती तो इतना रेट नहीं बढ़ता। अभी आप टमाटर का रेट इलाहाबाद में 100 रुपया हो गया है। वही है दरअसल कि भाई भंडारण की सुविधा की कमी है। तो अगर भंडारण की सुविधा की कमी है तो ये किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। अगर परिवहन की सुविधा की कमी है कि आपके पास प्रॉपर जो है आपका जो टेरेन उच्च है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे वहां टेरेन बहुत उच्चा जो है उच्चावच है और इसके चलते जो है परिवहन की सुविधा प्रॉपर नहीं है। हमारे इधर ही परिवहन की प्रॉपर सुविधा नहीं है। अभी चलो ठीक है, विकास हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, ये सारी चीजें, तो आप देखोगे कि ये भी संरचनात्मक समस्या है। इसके साथ साथ जो है मुद्रास्फीति, अब देखो ये जैसे परिवहन की सुविधा हो गई, इन सभी कारणों के चलते जो है मूल्यों में बढ़ोतरी क्या है? संभव है। और इसी वजह से इसको हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। अब भाई संरचनात्मक मुद्रास्फीति जैसे कहते हैं होर्डिंग, जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग और व्यवसायी समूहीकरण, इनके चलते उत्पन्न होती। आपसे कोई पूछे कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होती है तो आप कह सकते हो कि भाई जो जमाखोरी है, जो होर्डिंग है, जो ब्लैक मार्केटिंग है, काला बाजारी है, जो व्यवसायी समूहीकरण है, इसके चलते संरचनात्मक समस्याएं देखने को मिलती हैं। आप कहोगे कि सर ये होर्डिंग क्या है, जमाखोरी क्या है? तो देखो, अगर जो है उत्पादक से, प्रोड्यूसर से आप खरीद करके कोई भी वस्तु और सेवा को अतिरिक्त मात्रा में जो है क्या कर लोगे? रख कर होल्ड कर लोगे तो जमाखोरी कहलाएगी। जमाखोरी का मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसा प्रोसेस है कि इसके अंतर्गत कोई भी बिचौलिया या कोई भी व्यापारी, बड़ा धन्ना सेठ किसी भी वस्तु को जो प्रोड्यूसर है उससे अतिरिक्त मात्रा में खरीद करके उसको बाजार तक पहुंचने नहीं देगा, बाजार तक पहुंचने से रोक देगा और वहां पर एक जो है एक आर्टिफिशियल डिमांड पैदा कर देगा मार्केट में, उसकी शॉर्टेज दिखा देगा मार्केट में कि भाई ये चीज है ही नहीं है, रोक करके, और फिर जैसे कि खूब मोटा पैसा कमाएगा। ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप बहुत बड़े धन्ना सेठ हो, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, तो आपने क्या किया कि जो है पूरे बुंदेलखंड की जो प्याज है उसको होल्ड करके और जो है आप मार्केट तक नहीं पहुंचने दिया, 10 दिन तक उसको आप मार्केट में निकाले ही नहीं, और फिर आपने एक र्यूमर फैला दिया कि भैया देखो अभी जो स्थिति है लगातार जो है हमारे यहाँ जो है प्याज का शॉर्टेज है। जब अचानक से जो ये अब कृत्रिम, देखो यहाँ पर क्या है कि मांग तो है ही, आपने कृत्रिम जो है वो अभाव दिखा दिया, ठीक है। जब आपने आर्टिफिशियली अभाव दिखा दिया तो लोगों को लगेगा कि वाकई में शॉर्टेज का स्थिति है, तो वही को आप जो है हाई रेट पे बेचेंगे, हाई प्राइसेस पे बेचेंगे। तो अब ये गलत है,
है ना, ये प्रॉपर प्रशासन को देखना चाहिए। तो यही बेटा इसी को क्या कहते हैं, इसी को जब आप कृत्रिम कमी दिखा देते हैं तो यही जमाखोरी या होर्डिंग कहलाएगी। दूसरा है ब्लैक मार्केटिंग। ये ब्लैक मार्केटिंग क्या है, आप ब्लैक मार्केटिंग समझते होंगे कि भाई ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तु या उत्पाद को गलत जगह गलत तरीके से बेचा जाए। जैसे कि पीडीएस के अंतर्गत भाई जो आपको 5 किलो पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंतर्गत जो है चावल और ये मिलता है, और आप खुद सोचो कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वही जो कोटेदार है, जो कि होता ही है कि कोटेदार जो है आपको सस्ते में फ्री जो आजकल मिल रहा है फ्री में ना दे करके वही माल आपको जो है मार्केट में ओपन मार्केट में पैसे में मिले, ये क्या कहलाएगा, ब्लैक मार्केट। आपने सिलेंडर में भी देखा करते थे, गैस सिलेंडर में भी पहले क्या होता था, जो एजेंसियां, हालांकि देखो इस गवर्नमेंट के आने के बाद अगर कोई सुधार हुआ है तो फाइनेंस में ठीक ठाक सुधार हुआ है, नो डाउट। जैसे कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 को एक मेजर स्टेप लिया गया प्रधानमंत्री जनधन खाते को खोल करके। इसके चलते काफी हद तक जो है कि जो छोटे लेवल पे भ्रष्टाचार था उसमें कमी आई है, ये नहीं कह सकते हैं कि समाप्त हुआ है। इन लोगों ने, भाई मानव है, मानव ने एक दूसरा तरीका निकाल ही लेता है तो उसका दूसरा तरीका निकाल लिया है, लेकिन फिर भी चलो। तो यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग वाला जो इशू है वो थोड़ा कम हुआ है बेटा। क्या है ब्लैक मार्केटिंग, पहले जैसे एलपीजी में होता था तो वो समस्या थोड़ी कम हुई है। चलो आगे देखो, व्यवसायी समूहीकरण बेटा, इसको कार्टिलाइजेशन, इसने कार्ट बना लिया। अब ये क्या है कार्टिलाइजेशन बेटा, ऐसे समझो, इसको एक उदाहरण से देखते हैं कि जैसे कोई सर्विस प्रोड्यूसर्स हैं, वो एक कार्ट के तहत वो क्या करते हैं कि एक जो है ग्रुप बनाते हैं और वो जो है प्रतिस्पर्धा को किल कर देते हैं और अपने जो प्राइसेस हैं, जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका रेट बढ़ा देते हैं। एक सिंपल सा शानदार उदाहरण ले लो, अभी देखो जियो ने अपना प्राइसेस बढ़ाया, एयरटेल ने बढ़ाया और जो है बीआई ने बढ़ाया। आखिर इन तीनों ने प्राइसेस क्यों बढ़ाए, आप मुझे बताओ। देखो भैया होता क्या है कार्टेलाइजेशन का, कि जो कुछ प्रोड्यूसर वर्ग, बड़का बड़का लोग, अगर मान लो कंपटीशन नहीं है, गिनी चुनी 2-4 कंपनियां हैं, तो एक जगह मिल करके, एक जगह बैठ करके वो एक क्या करते हैं, वो दरअसल यही काम करते हैं। एक जगह मिल करके, एक जगह बैठ करके वो कहते हैं कि देखो हमारी वस्तु और सेवा का तो मांग जबरदस्त है ही है, क्योंकि और यहाँ पर कंपटीशन है नहीं कि हजारों कंपनियां हैं, तो भाई मैं जो है वोडाफोन से किसी और में या जियो से कुछ किसी और में या किसी और में क्या कर जाऊंगा, क्विट कर जाऊंगा। अभी लोग ठीक है हाय दैया कर तो रहे हैं कि भाई हम जो है जियो से बीएसएनएल में, पर बीएसएनएल वाले तो है सरकारी कर्मचारी, और सरकारी कर्मचारी का तो मानते बने रहो पगला, काम करे अगला। इनका मतलब क्या होता है सरकारी कर्मचारी का, कि भैया जो है इनका जो बढ़िया बढ़िया जो पोस्ट में व्यक्ति है, जो जिसके ऊपर कंट्रोल है, जियो वाले बोलेंगे कि भैया दिन भर के लिए जो है आपको क्या करना है, जाम कर देना है नेटवर्क। लोग इससे क्या हो जाएंगे कि भाई आपके मोबाइल पे दिन भर नेटवर्क नहीं रहेगा, आप फिर वापस से किसी ना किसी में मजबूरी होगी, क्विट कर जाओगे। तो ये है सरकारी। अगर जिस दिन प्राइवेट ऐसे 50-100-2000 कंपनियां होंगी ना, तो जियो ये जो है ना, जो आपको आज जो है मनमानी कर रहा है कि जब भी मनाता है, चाहे जो एयरटेल है, जब भी मनाता है ये अपना क्या कर देते हैं, प्राइसेस बढ़ा देते हैं। ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। यही दरअसल कार्टेलाइजेशन है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसके अंतर्गत जो उत्पादक है वो प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को किल कर देता है और एक साथ बैठ करके अपने उत्पाद का मूल्य क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इससे उत्पादक उपभोक्ता जो कंज्यूमर है वो बढ़े हुए मूल्य पर क्या करता है, वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है बेटा, बेबस हो जाता है। ऐसे समझो जरा कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जैसे मान लो हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर 3 ही जो है ना टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत कंपनी है, जो कि जियो है और मान लो कि बीआई है, वोडाफोन और आइडिया है ना, बीआई हो गया है। इसके बाद एयरटेल है बेटा, एयरटेल है। अब देखो ये कह रहे हैं कि देखो भैया हमारा प्रोडक्ट तो बिक ही रहा है, हमने आदत डलवा दिया है बाबू सोना को। अब आदत डलवा दिया है तो अब क्या करेंगे, ये कहेंगे कि देखो अगर मान लो अभी की कंडीशन में कि 149 रुपए का मान लो 28 दिन का रिचार्ज होता है, ये किसका, जियो का है। वोडाफोन का मान लो 140 का हो रहा है, बस मानना है
और एयरटेल का मान लो 145 का 150 का हो रहा है। इनने कहा देखो यार हमारा बिकना तो है ही, इसमें क्या है, इनने ये ऐसा सोचा। अब इनने जब ऐसा सोचा तो इनने कहा कि चलो भैया एक काम करते हैं, सब लोग 50 रुपया बढ़ा देते हैं। सब लोगों ने 50-50 इंक्रीज कर दिया। यही कॉर्टिलाइजेशन है, यही व्यवसायी समूहीकरण है कि व्यवसायी समूह बढ़ा करके प्रतिस्पर्धा को दरकिनार कर देते हैं और वस्तु और सेवा का जो रेट है, जो मूल्य है, वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इस ये अब देखो, ये चाहे वो होर्डिंग हो यानी जमाखोरी हो, या ब्लैक मार्केटिंग हो, या फिर आपका क्या हो भैया, ये आपका व्यवसायी समूहीकरण हो। ठीक है, ये तीनों इलीगल प्रक्रिया है, तीनों इलीगल है। और ये किसका काम है इसको सेटल करना, भाई प्रशासन का। प्रशासन इसीलिए होता है, पर आप देख रहे हैं कि हमारा प्रशासन कितना चौकन्ना रहता है। ठीक है, तो ये आपने, अब देखो हमारे जैसे देश में ये एक आम प्रक्रिया भैया, मुद्रास्फीति की ये तीनों प्रारूप, चाहे वो कौन सा, तीनों प्रारूप का मतलब कि मांग जनित, लागत जनित और संरचनात्मक, तीनों प्रारूप देखने को मिलते हैं। क्यों भैया, विकासशील देश है तो विकास करेंगे तो मांग जनित मुद्रास्फीति ऑटोमेटिकली होगी। दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई हमारे यहाँ जो है मौसम की मार लगातार पड़ती रहती है, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, उसका जो है ऊपर नीचे वो होता ही रहता है, तो उसके चलते भी मुद्रास्फीति बनी रहती है। तीसरा कि आप देख रहे हो कि प्रशासन में कितना भ्रष्टाचार है, तो ये तीसरी भी, ये जो आपका यानी जो कॉर्टिलाइजेशन है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ये भी बना रहता है। तो हमारे जैसे देश में आप देखोगे कि ये जो है तीनों प्रक्रिया देखने को मिलती है विकासशील देश। अब यहाँ पर एक और है कि भाई रोजगार सब कोई मांग रहे हैं, तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होते रहते हैं, वहीं बुनियादी निर्माण और कल्याणकारी योजनाएं भी होती हैं। तो इससे अर्थव्यवस्था में भाई लिक्विडिटी बनी रहेगी, लिक्विडिटी बनी रहेगी तो क्या होगा, वही मांग वापस से होगी। और साथ में हमारी अर्थव्यवस्था में बेटा खूब ब्लैक मनी भी तो है, तो काले धन का भी तो प्रवाह जो है चल रहा होता है, तो इसके चलते मांग जनित मुद्रास्फीति तो लगातार क्या होती है, लगातार बनी रहती है। अब वही वापस से देखो, मैंने आपको बताया कि भाई हम तो कंप्लीटली जो है डिपेंडेंट तो है नहीं है भाई, बहुत सारे जो है देशों पे अलग अलग आत्मनिर्भर जो है दूसरों पर निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं है। तो ऑब्वियस है कि भाई अगर वहां कच्चे माल का मूल्य बढ़ेगा तो हमारे यहाँ भी ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा, बढ़ेगा। तो ये जो है लागत जनित मुद्रास्फीति भी बेटा बनी रहती है। दूसरा कि भंडारण की सुविधा की कमी है, जो संरचनात्मक समस्याओं की कमी है, इसके चलते भी भाई यहाँ पर जो है एक समस्या मेजर देखने को मिलता है। तो ये हमारे जैसे देश में एक आम समस्या है कि मुद्रास्फीति जो कारण के आधार पे मांग जनित, लागत जनित, संरचनात्मक, उसके तीनों जो है फैक्टर हमारे यहाँ मौजूद रहते हैं। अब देखो भैया, यहाँ से एक साल जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, यहाँ से एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की है। पर क्या आरबीआई ये सभी नियंत्रित कर सकता है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति? आप कहोगे नहीं कर सकता है। कैसे? क्योंकि चलो मांग जनित मुद्रास्फीति आप कंट्रोल कर लोगे क्योंकि लिक्विडिटी के फ्लो से संबंधित है। आप बैंकों से कहोगे कि भाई लिक्विडिटी कम करना है, बैंक फ्लो कम कर देंगे। तो मांग जनित मुद्रास्फीति को तो आरबीआई कंट्रोल कर सकता है कुछ हद तक, वो और बाकी कंप्लीटली नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सरकार वेलफेयर स्कीम भी तो चलाती है, तो रोक नहीं पाएगी आरबीआई। आरबीआई के हाथ में कितना है कि वो बैंकों से बोल देगी कि भाई जो है ना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करो कि हाई कर दो, तो लोग मांग कम करेंगे, मांग कम करेंगे तो मांग जनित मुद्रास्फीति नहीं होगी। लेकिन एक उसके जस्ट अपोजिट देखो कि भैया जो आप वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा खर्च कर रहे हो तो क्या उसे रोक पाओगे? वो तो सरकार का काम है, वो नहीं रोक पाओगे। तो भाई जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की। अब सरकार इस उद्देश्य से भैया क्या करेगी, लक्ष्य निर्धारित करती है और आरबीआई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीतियों को जो है उसी के अनुरूप क्या करती है, बनाती है। परंतु जो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई मात्र मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है, जो कि मैंने अभी बताया। और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से जो आरबीआई मात्र बैंकिंग व्यवस्था में जो तरलता है उसी को कंट्रोल कर पाएगी। बाकी आरबीआई जो काले धन से अर्थव्यवस्था चल रही है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। समझे? एक चीज और देखो, अब मान लो कि यदि आरबीआई तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास करे भी,
तो सरकार का जो पब्लिक सेक्टर व्यय है, जो सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर है, इसको कैसे कंट्रोल करेगी? तो हमारे यहाँ ये एक आम समस्या कि मांग जनित का एक ही पार्ट है जो कंट्रोल कर पाएगी। दूसरा, लागत जनित मुद्रास्फीति। भैया जब सब्सिडी देते हो तो सरकार, अब यहाँ पर आरबीआई का रोल खत्म, पर सरकार थोड़ी सी लागत जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे कर सकती है कि भाई आप सब्सिडी दे दो तो इसके माध्यम से सरकार इसको क्या कर सकती है, कम कर सकती है, और इसमें आरबीआई की भूमिका बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। तो जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की। लेकिन क्या आरबीआई कंट्रोल कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें भी सरकार को जो है भूमिका निभानी पड़ेगी। तो यह कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आरबीआई और सरकार दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही संभव है। आरबीआई अकेले ये काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास ये यहीं तक। ये मैं मान के चलता हूं कि हमने जो है कारण के आधार पे जो मुद्रास्फीति है बेटा, कारण के आधार पर, कारण के आधार पर वो हमने देख ली। तो 3 प्रकार में जो बांटा, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय।